नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 15 आलेखों से परिचय। ठीक है बेटा, इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम दंड आलेख बनाना सीखेंगे, जिसमें सिंगल दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख, इसके अलावा हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 15.1 की तरफ। हाँ तो बेटा, ये हमारा प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न के अंदर ये आलेख इन्होंने पहले से दे दिया है और हमें कहा गया है कि इन आलेख को समझिए, देखिए और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। समझ में आया? प्रति घंटे लिया गया तापमान कितना है एक रोगी का, वो इस आलेख के अंतर्गत दर्शाया गया है। कब? जैसे कि यहाँ था, फिर यहाँ इसका तापमान बढ़ गया, फिर जैसे घट गया, फिर घटते घटते यहाँ आया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया। इस तरीके का आलेख इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले हम आलेख की तरफ देख लेते हैं बेटा। आलेख में बताया गया है कि ये जो अक्ष होता है, हमेशा ये जो क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा को हमेशा एक्स अक्ष कहा जाता है। कौन सा अक्ष कहा जाता है? एक्स अक्ष। और ये जो अक्ष दिख रहा है, ये वाला जो खड़ा वाला ऊर्ध्वाधर, इसे हम हमेशा वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आप सबसे पहले कभी भी कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो पहले उसके बारे में पैमाने की तरफ देखा जाता है कि उसका पैमाना कितना है। ठीक है, पैमाने में हमेशा ये कोने का जो संख्या होती है ये हमेशा 0 होती है। 0 के बाद में हमेशा 1 2 3 4 1 से प्रारंभ होता है, और इधर भी है तो हमेशा 0 के बाद में 1 2 3 4 5 से प्रारंभ हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो 9 से शुरू है और यहाँ 34 से शुरू है। ठीक है, ऐसा कैसे है? तो मैं बता दूं बेटा, यहाँ ये निशान लगाया गया है, ये तिरछा निशान लगाया गया है। इस निशान का मतलब भी यही होता है कि यदि हमारे पास ग्राफ में इतने बॉक्स नहीं हैं कि हम इनको मेंशन कर सके, तो हम सीधे उसी संख्या से प्रारंभ कर सकते हैं जो संख्या हमें प्रश्न में दी गई है, और उसके लिए हमें ये निशान लगा देना होता है ताकि हम सीधे उस संख्या से प्रारंभ कर सकते हैं। समझ में आगे? जरूरी नहीं है 1 से प्रारंभ करना। तो इसी वजह से मैंने ये निशान इसमें लगा हुआ है ताकि हम सीधा 34 से प्रारंभ करें, वरना हमें 34 तक आने के लिए 34 बॉक्स की जरूरत थी ग्राफ में, और ग्राफ इतना बड़ा होता ही नहीं जिसमें 34 बॉक्स हो। इस वजह से हमने सीधा इस निशान का प्रयोग किया है, और इधर भी ऐसे ही है ना। अब देखिए कि पैमाना क्या सेट किया हुआ है इसका। पैमाना होता है बेटा, एक बॉक्स के बारे में दिखाया जाता है, एक बॉक्स के बारे में दिखाया जाता है। वैसे तो ये किताब में इस तरीके का बना हुआ है, वरना ग्राफ अलग तरीके का होता है। मैं एक बार ग्राफ बता देती हूँ, ग्राफ होता किस तरीके का है। हाँ तो बेटा, ग्राफ का जो पेपर होता है वो इस तरीके का पेपर होता है, इस तरीके का पेपर होता है। इस पेपर में देखिएगा, ये कौन, अगर आप कहीं से भी दंड आलेख शुरू करते हैं तो कोने वाली संख्या तो 0 बनाई जाती है। अब आप देखिए कितने सारे बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा बारीकी से कि इसके अंदर बारीकी से 10 लाइनें खींची गई है। कितनी लाइनें खींची गई है? 10। और प्रत्येक बॉक्स की जो 5वीं लाइन है उसको हल्का गहरा किया गया है। 10वीं लाइन को तो वैसी 10वीं लाइन तो वैसी गाढ़ी कर रखी है, लेकिन जो 5वीं लाइन होती है उसको हल्का गहरा किया जाता है ताकि अपने को हल्का सा दिख जाए। वरना प्रत्येक बॉक्स में ऐसे गिने तो ऐसे भी 10 लाइनें होती है और ऐसे भी 10 लाइनें होती है। समझ में आ गया? तो ये तो पुस्तक के अंदर चित्र बनाया गया है, इस वजह से इस ग्राफ को थोड़ा इस तरीके का दिखाया गया है। ठीक है, तो हमेशा पैमाना जब सेट करते हैं तो वो 1 इकाई माना जाता है, 1 इकाई से माना जाता है। अब आप देखिए, यहाँ 0 के बाद में 1 और 2 बॉक्स छोड़कर ये स्टार्ट किया है, फिर वापस 1 2 बॉक्स छोड़कर ये किया गया है, और इधर भी देखिए 1 2 बॉक्स छोड़ के 9 लिखा हुआ है, फिर 1 2 बॉक्स छोड़ के 10 लिखा हुआ, इस तरीके से। तो इसका पैमाना यानी 2 बॉक्स का माना गया है। यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष का पैमाना तो कितना है इसका, एक्स अक्ष का कि 2 इकाई, 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई बोलते हैं इसको बेटा, बॉक्स को क्या बोलते हैं? 2 वर्ग इकाई बराबर 1 घंटा। आप कहेंगे 1 घंटा कैसे मैम? तो ये देखिए 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में, मतलब प्रत्येक के बीच में 1 1 घंटे का गैप है, इसलिए हमारा क्या हो गया? 2 वर्ग इकाई बराबर 1 घंटा। और y अक्ष का पैमाना हमारा क्या हो जाएगा? 2 वर्ग इकाई बराबर 2 वर्ग इकाई बराबर 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस।
ये सेल्सियस में ये तापमान 34, 35, 36, 37 ये सारा तापमान है, सबके बीच में एक एक का अंतर है, तो 1 सेल्सियस बताया गया। ठीक है, ये इस तरीके का इसका पैमाना रहेगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं चित्र में। अब आप चित्र में देखिएगा 35 है, 35 के बाद में एक लाइन ये 5 छोड़ी हुई है, एक बॉक्स छोड़ा हुआ है, फिर 36 है। तो 9 बजे, सुबह 9 बजे यहाँ अगर डॉट लगा हुआ है तो 35 और 36 के बीच में क्या होता है 35.5, यानी कि यहाँ का तापमान कितना था 35.5 डिग्री सेल्सियस, 35.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ये तापमान बढ़ता बढ़ता यहाँ गया, यानी कि 10 बजे सुबह तापमान कितना था 36 डिग्री का, 36 ही है ना, इसके सामने वाला अक्ष क्या है 36। फिर उसके बाद में तापमान 11 बजे का तापमान, 11 बजे का अगर तापमान देखें तो वो सीधा ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया। ये किसके सामने 39 के सामने, यानी टेम्परेचर कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर उसके बाद में 12 बजे देखिए तो थोड़ा सा तापमान डाउन हुआ, थोड़ा सा गिरा तापमान, तो ये गिर के यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 38 और 39 के बीच का, यानी 38.5 डिग्री। 38.5 डिग्री के बाद में ये तापमान यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये कितना हो गया 36 और 37 के बीच, यानी 36.5 डिग्री। फिर ये अगले घंटे यानी कि 2 बजे तक ये का यूं रहा, यानी ये आड़ी लाइन खींची, यानी कि तापमान यहाँ 36.5 डिग्री था, तो यहाँ पे भी आके वापस 36.5 डिग्री रह गया, और फिर 3 बजे वापस थोड़ा सा बढ़ गया और 37 डिग्री पे चला गया। इस तरीके से इसका आलेख दिया गया है। ठीक है, अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न था कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था, तो दोपहर के 1 बजे उसका तापमान, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है 1 बजे, और ये एक यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं इस तरीके से, तो ये कितना है 36.5 डिग्री, कितना है 36.5 डिग्री, तो हम लिखेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। 1 बजे दोपहर का तापमान कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा प्रश्न है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38 ये रहा, और 0.5 यानी कि 38 और 39 के बीच में यहाँ, और यहाँ तापमान यहाँ ये रहा डॉट, और ये कितने बजे का तापमान है, ये 12 बजे का तापमान है। कितने बजे का तापमान है, ये 12 बजे का तापमान है, तो लिखेंगे 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है बेटा, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा है इन्होंने कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, मतलब एक समान था, दोनों बार टेम्परेचर एक समान था। ऐसा कब हुआ, तो आप देखिए ये 1 बजे भी इतना था और फिर 2 बजे भी सेम टू सेम इतना ही था। तो इन्होंने यही तो बोला है कि रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। तो ये 2 समय क्या क्या थे, तो एक तो 1 बजे, दोपहर की 1 बजे, और एक दोपहर की 2 बजे। ये 1 बजे और ये 2 बजे। ठीक है, तो लिखेंगे दोपहर 1 बजे, 2 बजे। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि इसको किताब में ही करना है, मतलब किताब में से देख के कर सकते हैं, बट आपको कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, तो मैं पीडीएफ के द्वारा बता दूंगी आपको किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। फिर अगला डी प्रश्न है कि 1.30 बजे यानी कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। अब 1 और 2 के बीच में 1:30 तो यहाँ बज रहा है, बीच वाले बॉक्स में बज रहा है, और बीच वाले बॉक्स में भी जाओ तो देखोगे वही टेम्परेचर रह रहा है। कितना टेम्परेचर रह रहा है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे दोपहर की 1 बजे का तापमान कैसे कितना हुआ, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आप ये बोल रहे हैं इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, तो हम इस निष्कर्ष पर ऐसे पहुंचे कि पहले 1 और 2 के बीच में या 1:30 यहाँ बज रहा है, इस 1:30 से सीधा सीधा ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर यहाँ देखा जाएगा, और यहाँ तो पहले भी 36.5 डिग्री था और यहाँ पे भी 36.5, तो बीच वाला भी 36.5 ही होगा। इस वजह से हमने पता किया कि 1:30 बजे का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। अब आप मुझे बताइए कि इस चित्र में देख के आपको लग रहा होगा कि किस समय रोगी का जो तापमान था वो बढ़ने की तरफ गया था। तो यहाँ तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा था, फिर ये सबसे ज्यादा बढ़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा, बढ़ने के बाद यहाँ घटा 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 समान हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि यहाँ ये सबसे, इस अंतराल में ये सबसे ज्यादा बढ़ने का रुझान है इसका, है ना।
तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा कि रोगी के तापमान के बढ़ने का रुझान दोपहर 10 बजे से लगा, मतलब प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में बढ़ने का रुझान था। तो लिखेंगे प्रातः 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच रोगी के तापमान का बढ़ने का रुझान था। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से हमें चित्र को देख के प्रश्न को हल करना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है बेटा, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। एक आलेख है, अभी मैं बताऊंगी उस आलेख को। उस आलेख के द्वारा एक निर्माता कंपनी ने कौन कौन से सामान की बिक्री की है, किस किस वर्ष में कितनी कितनी बिक्री की है, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फिर आपको उस आलेख को देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा इसमें था, वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी कितनी बिक्री हुई। फिर सेकंड प्रश्न था, वर्ष 2003 में और 2005 में कितनी कितनी बिक्री हुई। ठीक है, इस तरीके से दो प्रश्न और है। तो पहले हम दंड आलेख की तरफ चलते हैं। आलेख को देखिए, तो हमारा आलेख बेटा ये है। ठीक है, आलेख में यहाँ जो ये दे रखे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये है रुपए। ये क्या है? रुपए। और वो भी किसमें? करोड़ों में है बिक्री हुई। तो 2 करोड़ की बिक्री हुई, फिर ये 4 करोड़ की, फिर ये 6 करोड़ की, फिर 8 करोड़ की, 10 करोड़ की और 12 करोड़ की। ठीक है, और इधर जो दे रखा है ये वर्ष दे रखा है। वर्ष यानी कि 2002 में इतनी थी, 2003, 4, 5, 6, इस तरीके से इधर वर्ष दे रखा है, इधर करोड़ों में बिक्री दे रखी है। ठीक है, तो आपको पहले इस दंड आलेख को समझना है। तो वही 2 बॉक्स छोड़ के 2 दे रखा है, इधर भी 2 बॉक्स छोड़ के 2 वर्ष बदल रहा है। तो इसका पैमाना तो वही रहेगा कि एक्स अक्ष का पैमाना देखेंगे तो हम लिखेंगे कि एक 2 वर्ग इकाई, 2 बॉक्स छोड़े ना, तो 2 वर्ग इकाई बराबर 1 वर्ष। एक वर्ष का गैप दे दिया ना इन्होंने, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, एक वर्ष का गैप है। तो हमने एक्स अक्ष पे तो लिख दिया, एक्स अक्ष पे तो लिख दिया 2 वर्ग इकाई बराबर 1 वर्ष, और वाई अक्ष पे हमने क्या लिख दिया? 2 वर्ग इकाई बराबर, ये 2-2 करोड़ में गैप दे रहा है तो 2 करोड़, 2-2 करोड़ का गैप दिया है तो 2 करोड़। समझ में आ गया? इस तरीके से अब देखते हैं दंडालेख को। 2000 वर्ष 2002 जो था उसमें दंडालेख का पॉइंट यहाँ पे है, जो कि यहाँ सामने क्या है? 4, यानी कि यहाँ पे वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। फिर ये ऊपर गया तो ये 2003 में ये दंडालेख यहाँ है, तो यानी कि 6 और 8 के बीच में है, 6 और 8 के बीच में है यहाँ पे ये, यानी कि 7 करोड़। इसमें कितना हुआ? 7 करोड़ का। फिर 2004 में ये पॉइंट यहाँ था, ये इसके सामने क्या है? 6 करोड़, यानी कि ये 6 करोड़ का है। फिर 2005 में ये पॉइंट यहाँ आया, यानी कि ये कितने करोड़ का है? 10 करोड़ का है। और ये 2006 में ये पॉइंट यहाँ आया, यानी कि ये कितने करोड़ का है? 8 करोड़ का है। समझ में आया? ये किसके सामने है? 8 करोड़ के सामने। तो अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा इधर का जो पहला प्रश्न था, इधर मैंने अभी जो पढ़ा था आपके सामने, पहला प्रश्न था कि वर्ष 2002 में और 2006 में। ठीक है, मैं एक बार आपकी तरफ कॉपी पेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें पूछा वर्ष 2002 में और 2006 में कितनी बिक्री थी। तो 2002 में तो बिक्री थी 4 करोड़, 2002 में तो कितनी बिक्री थी? 4 करोड़ की। और 2006 में बिक्री कितनी है? 2006 में बिक्री हो गई 8 करोड़ की। कितने करोड़ की? 8 करोड़ की। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था 2003 में बिक्री, तो 2003 में बिक्री हुई 7 करोड़ की। और 2005 में बिक्री हुई 10 करोड़ की। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से लिख दिया है ना। अब अगला प्रश्न था सी प्रश्न, हमारा क्या था? सी प्रश्न में इन्होंने कह दिया है कि वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 में बिक्रियों में कितना अंतर था। तो वर्ष 2002 में तो 4 करोड़ है ना, 4 करोड़ ही है 2002 में 4 करोड़, और 2006 में कितना करोड़ है? 8 करोड़। 2006 में 8 करोड़, तो दोनों के बीच में कितने करोड़ का अंतर है? 8 में से 4 को घटा दो तो कितने करोड़ का अंतर है? 4 करोड़ का। तो अंतर कितना है? 4 करोड़ का। ठीक है, 4 करोड़ का। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि किस अंतराल में बिक्री का यह अंतर सबसे अधिक था। मतलब ऐसा कौन सा अंतराल है जिसमें बिक्री का ये अंतर सबसे अधिक था। तो आप देखिए, यहाँ से ये यहाँ 4 करोड़ से ये
कितने 7 करोड़ पे गए, यानी कितने का अंतर है, 3 करोड़ का अंतर है। फिर यहाँ से ये डाउन चला गया, यानी कि 7 से ये 6 पे आ गया। फिर यहाँ से देखना ये यहाँ पे 6 करोड़ पे था, 6 से सीधा ये 10 पे चला गया, यानी कि इनके बीच में कितने का अंतर है, 4 करोड़ का अंतर है, यानी सबसे लंबा डंडा यही नजर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि वर्ष 2004 से 2005 के बीच का जो अंतराल है उसमें सबसे ज्यादा बिक्री हुई। समझ में आ गया? इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, वैसे मैं आपको ये PDF के माध्यम से इस प्रश्न को भेज दूंगी। ठीक है, तो बेटा हमने इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देख लिया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, हम कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।